औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसी वजह से हम यूट्यूब पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए। तो अभी तो विंटर वेकेशन है, तो आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार सी वीडियो लेके आई हूँ। तो अब मैं खड़ी हूँ रेस्क्यू 1122 के ऑफिस के सामने और मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ PRO कोहाट 1122। तो उनके इंचार्ज से हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई खुदा न ख्वास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए, मिसाल के तौर पर कहीं किसी के घर का छत गिर जाए, कहीं आग लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कहीं कोई बच्चा खो जाए, या किसी आप बीमार को हॉस्पिटल ले जाने के लिए चले जाएं, तो आपके पास अगर एम्बुलेंस ना हो तो आप क्या करें, फ़ोन उठाएं और उसमें 1122 डायल करके कॉल कर लें। बेफिक्री से, आपको बैलेंस डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं और 5 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस और रेस्क्यू 1122 के मेंबर हाजिर हो जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं इंटरव्यू लेने, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ दें। जी, मेरा नाम यासिर है और मैं डिस्ट्रिक्ट करक से बिलोंग करता हूँ और मैंने रेस्क्यू 1122 2015 में ज्वाइन की थी एज ए फायर फाइटर ऑफिसर। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी DI खान में थी, वहाँ पर मैंने 2 साल तक वर्क किया और उसके बाद मैं यहाँ पर क्वार्ट में ट्रांसफ़र हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं क्वार्ट में अपनी सर्विस डिलीवर कर रही हूँ और मैं यहाँ पर एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के जो तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा जी, तो सर ये रेस्क्यू 112 कैसे क्या काम करती है और किस तरह से काम करती है? जी, रेस्क्यू 1122 बेसिकली एक अवामी इदारा है। ये आवाम को रिलीफ फराहम करती है। मतलब इन केस अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है या आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसमें आप हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं ये इमरजेंसी किया है। हम आपको जो अपनी सर्विस फराहम करते हैं, चाहे मेडिकल के लिहाज से हो, चाहे फायर के लिहाज से हो, DR हो या कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो, जब आपको हमारी रिक्वायरमेंट पड़ती है हम जो है हमको फॉर योर फीस जो है सर्विस फराहम करते हैं उनको। ठीक है, तो सर रेस्क्यू 112 2004 में पंजाब में कायम हुई थी ना? तो KPK और कोहाट में कब हुई थी? जी, रेस्क्यू 1122 आपने कहा कि 2004 में पंजाब में जो फर्स्ट बैच इसका शुरू हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्टली 2004 में शुरू हुआ था। उसके बाद 2010 में मार्च 2010 में ये KB में अपना पहला बैच शुरू किया था, जिसके बाद इसको मर्दान में शुरू किया गया। फिर 2015 में एबटाबाद DI खान और स्वात में था और 2018 जनवरी 2018 में जो है हमारा फर्स्ट बैच ये जो था वो कोहाट में शुरू किया गया है और हमने जो है यहाँ पर अपना 2018 जनवरी हमने जो है पहला जो यहाँ पर हमने इफ्तिताह किया था इसका। ठीक है, रेस्क्यू 1122 कोहाट में कौन कौन सी सर्विसेज फराहम करती है? जी, हमारे पास रेस्क्यू 1122 की जो सिस्टम है वो 4 सिस्टम हम जो है ना यहाँ पर चला रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 किस्म की टाइप्स के इमरजेंसी हम डील करते हैं: मेडिकल, फायर, डिज़ास्टर, वाटर रेस्क्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकल में तो हमें हार्ट अटैक, फॉलेज अटैक हो जाता है, बुलेट इंजरी, छत से गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, डिलीवरी केस, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जब आपको किसी अच्छे टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है या आपको पेशेंट को अपने अस्पताल शिफ्ट करना ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं 1122। हमारी जो फ्री हेल्पलाइन है 1122। आप हमें अपना नाम और लोकेशन बताते हैं, उसके बाद हमारी टीम आपके पास आती है और वो आपके पास कम टाइम में आपको जो है ना अच्छी सर्विस फराहम करती है और साथ साथ आपको शिफ्ट कर रही होती है DHQ। एक और हमारी फायर सिस्टम भी हमारा है। उसमें अगर केस कहीं पर आग लग जाती है, कोहाट में किसी किस्म की आग लग जाती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी फायर टीम जो सी होती है आपके पास आती है। हमारे पास जो फायर व्हीकल है उसमें 7000 लीटर पानी होता है, 300 लीटर फोम होता है और ड्राई केमिकल पाउडर होता है। मतलब मुख्तलिफ आग के काबू करने के लिए हमारे पास फायर फाइटर होते हैं। और थर्ड वन जो सी हमारे पास है वो है डिज़ास्टर। कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, बिल्डिंग गिर जाती हैं, कोई बम ब्लास्ट की वजह से, बारिशों की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए हमारे पास हैवी कटर मौजूद हैं, जिसमें स्टील कटर भी हैं, वुड कटर भी हैं, कंक्रीट कटर भी हैं और हाइड्रोलिक कटर्स भी हैं। फिर हम जो क्या वहाँ जाते हैं, विक्टिम्स को सर्च करते हैं, वहाँ से हम जो है उनको रिकवर करते हैं। और जो फोर्थ वन है वाटर रेस्क्यू, कोई डैम में डूब जाता है या कोई इस तरह आउटिंग में जाते हैं, दरिया में जाते हैं, स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लोग ट्रैप हो जाते हैं, फिर उनको निकालने के लिए हमारे पास डाइविंग टीम होती है। जी, ये 4 सिस्टम एजेंसियाँ ने क्वाड में हम इसको सब फराहम कर रहे हैं इनको। जी ठीक है सर, अपने स्टाफ, एम्बुलेंस और दूसरी व्हीकल्स के बारे में बताएं। जी, हमारे पास यहाँ पर 140 से प्लस ज़्यादा स्टाफ हमारे पास यहाँ पर है और हमारे पास जो एम्बुलेंसेज हैं वो 6 एम्बुलेंस स्क्वाड में काम कर रही हैं। फायर व्हीकल भी है, डिज़ास्टर व्हीकल भी है
तो हमारे पास जो स्टाफ की कैटेगरी है वो मतलब 4 टाइप की है। हमारे पास मेडिकल टेक्नीशियंस भी हैं, फायर फाइटर भी हैं, डिजास्टर भी है, वाटर रेस्क्यू भी है। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल रूम होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठे होते हैं, वो आपकी जो कॉल्स पिक कर रहे होते हैं और आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने कहाँ जाना है और कहाँ से नहीं जाना। तो वो हमारे पास ये मुकम्मल स्टाफ जो है उनको मिलाकर हमारे पास 140 स्टाफ होता है। जो यहाँ पर हेड होते हैं ओवरऑल जो हमारे सुपरविजन करते हैं वो है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर। जो पूरे केपी के जो हेड है वो है डॉक्टर खतीर अहमद, जो डायरेक्टर जनरल है रेस्क्यू 1122 के। फिर उसके बाद नीचे जो हमारे स्टेशन वाइज के इंचार्ज होते हैं, फिर इस तरह हमारे हर स्टेशन के हर शिफ्ट के अपने इंचार्ज होते हैं। तो 140 प्लस हमारे यहाँ पर स्टाफ है। और एम्बुलेंस जो हमारे पास है 6 एम्बुलेंसेज हैं और 4-5 व्हीकल है, और एक डिजास्टर व्हीकल है, एक रेस्क्यू व्हीकल है, एक वाटर ब्रोजर है हमारे पास। आज ये है हमारा कंट्रोल रूम। जब आप कॉल करते हैं 1122, ये हमारे सिस्टम आप देख रहे हैं, ये हमारे ऑन है सिस्टम, ठीक है जी। आपकी कॉल यहाँ पर आती है, हमारे जो ये बैठे हुए हैं फ़ोन ऑपरेटर्स, ये रिसीव करते हैं आपकी कॉल। आप उनको अपनी इमरजेंसी बताते हैं कि हमारे ये इमरजेंसी है और इस एरिया से हम बात कर रहे हैं। तो इस पर यहाँ पर हमारे कॉलम्स बने हुए हैं, टाइप ऑफ कॉल, किसी किस्म की टाइप कॉल है। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कोई घर में कोई मरीज़ है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इसको ये चीज़ मेडिसिन दें, ये टैबलेट दें या इस तरह इसको डील करें। तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कॉल में डाल देते हैं। अगर आपको चाहिए इमरजेंसी कॉल, फिर हम देखते हैं कौन सी इमरजेंसी है, बुलेट इंजरी है, RT है, मेडिकल है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब फॉर एग्जांपल किसी किस्म की इमरजेंसी आपकी होती है तो वहाँ पर हम उसको एंट्री करते हैं। फिर यहाँ पर जो कॉल आपकी देते हैं, तो ये एक सेटअप है। अगर आपकी कॉल 5 साल बाद भी आती है तो यहाँ पर स्क्रीन में शो रहता है कि भाई इस बंदे ने 5 साल पहले इस डेट को कॉल की थी, इस टाइम पर उसने कॉल की थी और क्या इमरजेंसी थी। फिर यहाँ से वो आती है, यहाँ पर सर्वर पे आती है, यहाँ पर वो आपको दिखाते हैं, शो करते हैं। जब आपकी टीम यहाँ से निकल जाती है तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं, इसको बेस सेट करते हैं, यहाँ से कोऑर्डिनेशन करते हैं उसके साथ स्टेशन के साथ, जिसकी कम्युनिकेशन को रखते हैं। अब ये करें कम्युनिकेशन, आगे कम्युनिकेशन करें नीचे गाड़ियों के साथ, एक घूमट में कर सकते हैं, शकल में कर सकते हैं। यहाँ से आ रही कम्युनिकेशन, इसकी बात जैसे कॉल आ रही है, अभी देखिए ना इसकी कॉल्स आ रही है, इसकी कॉल आ रही ग्रीन हो गई है, ये कॉल आ रही है। अब वो पूछेंगे कि इन्फॉर्मेशन कॉल है, इन्फॉर्मेशन है या इमरजेंसी है। अगर इन्फॉर्मेशन है तो अभी इन्फॉर्मेशन कर दी है। इन्फॉर्मेशन किस टाइप की इमरजेंसी है? इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन OTS रोड पे। आपका नाम क्या है? आपका नाम जान सकता हूँ? ठीक है, आपका मैंने नंबर नोट कर लिया है। मैं गाड़ी वाले को इन्फॉर्म करता हूँ, एम्बुलेंस को आपसे रब्ता करती है। ये इसकी आ रही है, ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। फिर सेव कर लेते हैं। ये भी इन्होंने कर दिया इन्फो, ठीक है ना, सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल दी। अभी आप बंद करेंगे, ये सेटअप चला जाएगा। अब वो दोबारा कॉल करेंगे तो स्क्रीन पर आ जाएगा कभी इसने इस डेट को कॉल की थी या इन्फॉर्मेशन के लिए की थी, इमरजेंसी के लिए की थी। अगर फेक्स कॉल आती हैं 5 से 6 दफ़ा फेक्स कॉल बार बार करते हैं तो हमारे जो सीनियर ये होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, वो उनको ब्लॉक करते हैं, यहीं से ब्लॉक कर देते हैं। टेम्परेरी सेटअप के लिए 6 वीक के लिए बंद कर सकते हैं, 6 डेज़ के लिए भी कर सकते हैं। अगर वो 6 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाता है। अगर वो दोबारा तंग करता है तो उसकी हिस्ट्री आती है कि भाई इसको एक दफ़ा ब्लॉक कर चुके हैं और 6 दफ़ा ये कॉल कर रहे हैं, तो फिर उसको हम दोबारा 6 महीने के लिए कर देते हैं। तो ये पूरा सेटअप आना, जब यहाँ से इमरजेंसी की डिस्पैच होती है, ख़त्म हो जाती है तो सर्वर में चली जाती है। यहाँ से एक कॉपी चली जाती है डायरेक्टली PMC के लिए चली जाती है, जो हमारा प्रोविजनल मॉनिटरिंग सेल है KP में, जो पेशावर में, वहाँ पर रिकॉर्ड पड़ा होता है। इन केस अगर कोई रिकॉर्ड निकालना चाहता है, कहता है कि भाई मेरे साथ जो है स्टाफ ने बदतमीज़ी की है, तो हम यहाँ से इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई क्या हुआ था। अगर कोई कहता है कि भाई लेट आए हमारे पास या मैंने कॉल की थी उठा नहीं रहे थे, तो हम उसके यहाँ रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मतलब एक पूरा एक सेटअप है, बेहतरीन सेटअप है। अच्छा जी, क्या ये सर्विसेज सिर्फ कोहाट सिटी में ही महदूद है? बिल्कुल, पहले स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया था 2018 में, तो ये सिर्फ कोहाट सिटी तक ही मौजूद थी। लेकिन अभी 2019 में हमारे जो DG साहब हैं डॉक्टर खतीर अहमद ख़ान की क़यादत में, और स्पेशली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं नवीद खान साहब, उनकी निगरानी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाची, गुम्बट, शकरदरा, दरादम हिल भी हमने अपनी सर्विस शुरू कर दी है। वहाँ पर जो हमारे एम्बुलेंस डिप्लॉय कर दी है और हमारी अपनी बिल्डिंग्स पे भी काम शुरू कर दिया गया है। इंशाल्लाह वो 1 से 1.5 साल में वो भी तैयार हो जाएंगी। फिर हमारी जो सेटअप है वो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगा। हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद हमारा इंशाल्लाह एक सेटअप होगा जो हमारे आवाम को बर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए हम उनको बनाएंगे, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें हम कमी कर सकें। अच्छा जी सर, आपके लिए कभी फेक कॉल्स आती हैं?
जी बिल्कुल, हमारे पास फेक कॉल आती हैं। बदकिस्मती से हर बच्चा आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो तंग करने के लिए हमें कॉल करते हैं, क्योंकि उनकी मामा या जो पेरेंट्स होते हैं बिज़ी होते हैं कामों में, तो मोबाइल फ़ोन उनके पड़े होते हैं, तो बच्चे हमें कॉल करते हैं तंग करने के लिए। हमारी जो हेल्पलाइन उनको बिज़ी करते हैं और साथ साथ उनसे डिमांड्स करते हैं कि हमें पिज़्ज़ा चाहिए, कुछ मतलब अजीब अजीब कॉलें करते हैं। तो ये बहुत एक गलत रुझान है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दें इस बारे में कि 1122 की जो हेल्पलाइन है इसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है और हमने इसको फेक कॉल से हमने इसको रोकना है। जी सर, हमारे नाज़रीन को फेक कॉल्स के नुकसान भी बताएं। बिल्कुल, इनके बड़े सख्त नुकसान हैं। इस दुनिया में भी इसके नुकसान हैं और आखिरत में भी इसके नुकसान हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई इस दुनिया में इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारे पास चूँकि कंट्रोल रूम लगा हो तो इसमें 4 हमारी हेल्पलाइन लगी होती हैं। अभी अगर कोई जो बार बार हमारी लाइन को बिज़ी कर रहा है, अभी किसी इंसान के पास गोल्डन मिनट्स होते हैं, जब कोई ऐसा वाक़या होता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, अल्लाह ना करे फौज अटैक हो जाता है या डिलीवरी केसेज होते हैं, तो उसमें 2 ज़िंदगियों का मसला होता है। अब आप वो बेचारा ट्राई कर रहा है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा उस लाइन को बिज़ी कर रहा है, बार बार फेक कॉल कर रहा है, तंग करने की कॉल कर रहा है, उनको हमारा नंबर बिज़ी मिल रहा है। तो कल को अगर उनकी ज़िंदगी ज़ाया होगी तो एक तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे क़यामत वाले दिन भी और इस दुनिया में भी, और आपकी वजह से जो है ना दूसरी इंसान की ज़िंदगी ज़ाया हो रही है। और हमारा मानना ये है एज ए मुस्लिम कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मेरी तो यही अपील है आवाम से कि बराए मेहरबानी फेक कॉल से गुरेज करें। ये एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है। आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है, आप हमें कॉल करें, दिन में 10 बार कॉल करें, इंशाल्लाह हमारी टीम आपके पास 24 घंटे 7 दिन बार बार आपके पास आएगी, आपको बेहतरीन सर्विस फराहम करेगी। लेकिन फ़ेक कॉल से गुरेज करें, क्योंकि फ़ेक कॉल से लोगों की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। और इनके जो हमारे वहाँ पर जो विक्टिम है, जो फंसे लोग होते हैं, जो तकलीफ़ में होते हैं, उनको रिस्पॉन्स करने में भी हमारे पास देरी का सामना पड़ सकता है। तो लिहाजा आप इस चीज़ से गुरेज करें। सर, बच्चों को भी तो इस गाइडलाइन दे कि इमरजेंसी में उनको किस तरह से हरकत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बड़ी अच्छी बात की है। बच्चे भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह आजकल बड़े मतलब तेज़ हो गए हैं। हमारे जो दौर के बच्चे तो वो इतने तेज़ नहीं थे, लेकिन अभी जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो फिज़िकली भी माशाल्लाह बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और ज़हनी तो भी बड़े तेज़ हो गए हैं। तो उनका ये फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर देखते हैं कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखते हैं कोई ऐसा हादसा होता है तो अपने पेरेंट्स के करीब मौजूद होते हैं, तो वो हमें 1122 पे कॉल करें, बताएं कि सर हमारे घर में ये हादसा हुआ है, उनको अपने घर का एड्रेस बताएं। तो भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं बच्चे। तो उनको चाहिए कि वो इसमें जो है ना हिस्सा लें और हमें बताएं कि जी हमारे घर में इस तरह की इमरजेंसी है। तो होना चाहिए, बच्चों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में। सर, मैंने आपके अवार्ड्स के बारे में बहुत सुने और आप मुझे अपने अवार्ड्स के बारे में भी बताएं। जो मेरे अवार्ड्स हैं वो तो मेरी टीम वर्क है, और मैंने जब भी मुझे कोई ऐसी अचीवमेंट मेरी हुई है, मुझे कोई इस तरह अगर मतलब अप्रिशिएट किया गया है, तो मैं हमेशा उसका क्रेडिट अपनी टीम को देता हूँ, क्योंकि टीम वर्क ना हो तो जितना मर्जी इंसान हो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो ये तमाम क्रेडिट जो है मेरी टीम वर्क को जाता है, चाहे वो ऑपरेशंस एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे होते हैं या हमारे यहाँ कंट्रोल में बैठे होते हैं। तो 2015 में मैंने ज्वाइन किया था रेस्क्यू वुमन 22। 2015 के बाद 2016 का बेस्ट रेस्क्यू अवार्ड डी खान मेरे पास है, फिर 2017 का भी रेस्क्यू डी खान का अवार्ड मेरे पास है, फिर 2018 में जब यहाँ पर आए कोहाट में तो बेस्ट रेस्क्यू अवार्ड ओवरऑल कोहाट का मेरे पास है। फिर इसमें के का बेस्ट फायर फाइटर अवार्ड भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना किया। और ये इसके अलावा बहुत से ज़्यादा अवार्ड्स हैं डीसी साहब की तरफ से हैं, मिनिस्टर ज़ियाउल्लाह बंगश साहब ने भी जो है ना अवार्ड दिए हैं, और डिस्ट्रिक्ट नाजिम हमारे जो उनसे एक्स डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे नसीम अफरीदी साहब, उन्होंने भी जो है ना बेस्ट उसका परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साहब ने भी बेस्ट उसका अवार्ड दिया था। हमारे कमिश्नर साहब हो गए, डीसी साहब हो गए अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने भी हमारे बेस्ट रेस्क्यू अवार्ड दिया था। तो जितने भी बेस्ट रेस्क्यू अवार्ड है हमेशा इनका जो क्रेडिट है वो मेरी टीम को जाता है, और साथ साथ जो मेरी मैनेजमेंट है, जो हमारे सीनियर्स हैं, कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, एतमाद किया मुझ पर, मुझे ज़िम्मेदारियाँ सौंपी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनकी जो मुझसे उम्मीदें थी उस पर हम पूरा उतर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह इस तरह पूरा उतरते रहेंगे। तो सर, इस बेस्ट ऑफिसर की ख्वाहिश क्या थी बचपन में कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? मेरी बेस्ट ख्वाहिश यही थी कि मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूं, और चूँकि वालिद साहब आर्मी से टच हैं काफ़ी टाइम से, उन्होंने जो है 30 साल सर्विस डिलीवर की आर्मी में, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं
बट चूँकि एक माँ बाप का लाडला था तो इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी कि आप जो आर्मी में ज्वाइन ना करें, क्योंकि आर्मी बहुत टफ लाइफ है और वो कहते हैं कि आप हमारे लाडले हैं तो आप जो है ना करें। बट मेरा शौक़ था यूनिफॉर्म पहनने का, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर ये शौक़ मैंने जो है ना मोमो टूटू में जो है ना उसको अपना शौक़ जो है ना मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया। यूनिफॉर्म भी मैंने जो गेन कर लिया और साथ साथ जो है ना मेरा फिर अब जो खिदमत जो है ना खिदमत खालिक वो भी इंशाल्लाह हम डिलीवर कर रहे हैं। सर, सच बताएं आप बचपन में शरारती थे? आपने कभी मेरी तरह डोरबेल बजाया? बच्चे हों और शरारती ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो मेरी शरारतें वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं अपनी बहनों के साथ करता, मेरी 6 बहनें हैं और मैं उनका एक भाई था। तो जो मेरी शरारतें थी वो उनके साथ तो थी कि मैं कभी किसी बहन की लिपस्टिक जो सी है वो मैं चोरी कर लेता, तो वो आपस में लड़ती रहती थी। तो कभी किसी की इयररिंग्स में जो है मैं वो चोरी कर लेता था, तो वो आपस में लड़ती थी आपस में, क्योंकि मैं मेल था तो वो उनको शक नहीं पड़ता था मेरे पे कि ये इसके पास है। तो मैं एक छोटा सा बैग बनाया था उसमें मैं वो जमा करता रहता था, तो वो आपस में लड़ती थी। तो बिल्कुल शरारती तो हम करते थे इस तरह। तो आपने डोरबेल नहीं बजाया? डोरबेल बचपन में तो नहीं बचा, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक बेल बजाई थी। एक दोस्त के पास हमने शरारत की थी, रिसेंटली हमने एक बेल बजाई थी। अच्छा जी, तो सर आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है सर? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी मेरे वालिद साहब थे, जिनको देखकर मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की थी कि मैं उनकी तरह परफॉर्म कर सकूं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मैंने काम सीखा है मेरे वालिद साहब की वजह से सीखा है, क्योंकि वो आर्मी में थे तो उनका जो पैशन था वो मैंने अपनाया। फिर उनका जो प्रोफेशनल था उनको देखते हुए मैंने भी वो चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो भी हूँ यहाँ पर तो सब कुछ उनकी दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत है, और मैंने उनसे सीखा है। हमेशा मेरे आइडियल वही रहेंगे, और बीइंग अ मुस्लिम हमारे तरीके की आइडियल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी भी मैं इंशाल्लाह जो हदीस हैं वो भी हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जो नियम में मेरे आइडियल है वो मेरे पापा है। अच्छा जी, तो सर आप रेस्क्यू 112 का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? रेस्क्यू 112 का फ्यूचर माशाल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं डॉक्टर खतीर अहमद साहब, उन्होंने काफ़ी इसको पिक किया है, और उसको जो है ना अभी जितनी भी हमारे 35 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं उसमें उनको स्टार्ट किया है, और डिस्ट्रिक्ट हमारे जो डी साहब हैं उनको काफ़ी ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी उनकी काफ़ी मेहनत है इसके पीछे, क्योंकि वो स्टार्ट से जो थे डी साहब उनको यहाँ से वो रन कर रहे हैं रेस्क्यू 112 को। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह डी साहब की जो मेहनत है वो हमारे जितनी भी अभी जमशुदा अजला हैं वहाँ तक जो है ना उनको लेके चले गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अगर इंशाल्लाह उनकी क़यादत में हमारा यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको मज़ीद लेके जाएंगे और इसको इंशाल्लाह मज़ीद ब्राइट करेंगे। इनका मकसद जो इसकी कामयाबी का जो मेन वो सोर्स है वो यही है कि जो हमारी आवाम से मोहब्बत है और आवाम का हम पे यकीन है, तो ये हमारे लिए कामयाबी का सब
आखिरी सवाल, हमारे चैनल के ज़रिए आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके चैनल से सबसे पहले तो मैं आपकी और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली आपका कि आपने अपनी मुसीबत से टाइम निकाला, यहाँ पर आए और हमारा इंटरव्यू करने के लिए आई। और आपके जो चैनल की वजह से मैं जो कम्युनिटी हमें देख रही है, जो आपके नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जो कुवैत की आवाम हमें देख रही है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक फ़ेक कॉल से आप गुरेज करें। कि फ़ेक कॉल, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कितना नुकसानदेह है, तो आपकी एक फ़ेक कॉल से किसी की ज़िंदगी भी ज़ाया हो सकती है, और आप जो है ना इसके सबब बन सकते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो आपसे पूछा जाएगा। तो एक तो आप फ़ेक कॉल से गुरेज करें। दूसरा मैसेज ये है कि आपके लिए मैसेज है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोहाट में कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी फ्री हेल्पलाइन है 1122। मोबाइल में बैलेंस ना भी हो तो अभी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो कॉल है बिल्कुल फ्री है, सर्विस बिल्कुल फ्री है। और जो हमारा जो लास्ट मैसेज आपके लिए वो ये है कि कहीं पर भी आप देखें कोई एम्बुलेंस जा रही है, चाहे 1122 की हो या प्राइवेट एम्बुलेंस हो, तो उसको काइंडली रास्ता दें, क्योंकि आपके रास्ता ना देने से उस एम्बुलेंस में मौजूद जो विक्टिम है उसकी जान ज़ाया हो सकती है, या शायद उसने कहीं पर पहुंचना है, किसी मरीज़ के पास उसने पहुंचना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है वक्ती तौर पर, तो आप जो है ना उसमें बीच में खलल बन सकते हैं और आपकी इस वजह से उसकी ज़िंदगी जो है ना ज़ाया हो सकती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारी जितनी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़ेक कॉल से गुरेज करें, एम्बुलेंस को रास्ता दें, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो फ्री हेल्पलाइन है 1122 24 आवर 7 डेज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कोई छुट्टी नहीं है। 23 मार्च, 14 अगस्त जब छुट्टियां होती हैं हुकूमत की या स्कूलों की, तो हमारी जो है ना स्पेशल ड्यूटियां लग जाती हैं, क्योंकि कम्युनिटी ग्राउंड्स में जाती है, पिकनिक्स के लिए जाती है, तो हमारी स्पेशल ड्यूटियां लग जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे और हमारी सर्विस को कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। सर बहुत 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 शुक्रिया कि आपने कीमती सा वक्त हमारे लिए निकाला। सर एक और ख्वाहिश है मेरी। जी ज़रूर पूछिए। आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसलिए वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग किसी हादसे में मुब्तला है तो वो भी अपने मोबाइल में 1122 डाल करके कॉल मिलाए, ताकि उनकी भी जानें बच जाए। शुक्रिया।